तो हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी, क्योंकि आप सभी के बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक हैं और इस समय रिवीजन की सबसे बेहद आवश्यकता होती है, जो कि हम बेहतर तरीके से आपके फुल रिवीजन कराएंगे। आज हम फिजिक्स क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश जान लेते हैं क्या होता है। कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृश्य संवेदन उत्पन्न करती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश फोटोन के रूप में आगे बढ़ता है। कुछ फोटोन के पैकेट कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहली तो सबसे पहले प्रकाश निर्वात में चलता है। निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। प्रकाश फोटोन के पैकेट के रूप में चलता है। आइए इसके सबसे पहले हम गुण देख लेते हैं। नंबर 1, प्रकाश सीधी सरल रेखा पर चलता है। नंबर 2, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। नंबर तीसरा पॉइंट, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नंबर चौथा पॉइंट, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, परंतु हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। देखने में मदद करता है। प्रकाश की एक खासियत है, जो कि जैसे कोई भी वस्तु है, हम अगर कोई भी वस्तु देख रहे हैं, मान लीजिए ये मुझे पेन दिखाई पड़ रहा है, सबसे पहले प्रकाश किरणें इससे निकलकर मेरी आंखों में पड़ती हैं, जिससे कि हमें प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। प्रकाश सीधी सरल रेखा पर चलता है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, परंतु वस्तुओं को हमारी देखने में मदद करता है। ये हो गया प्रकाश के परिभाषा तथा प्रकाश के गुण। अब जान लेते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब आइए जान लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। जब प्रकाश चिकने या किसी पॉलिशदार तल पर पड़ता है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। यह लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आइए इसको अब डेफिनेशन के माध्यम से अपने नोट्स में लिख लेते हैं। प्रकाश जब किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ता है, तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आइए अब जान लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं, जो कि हम बड़े आसान तरीके से फिगर के माध्यम से हम इसके नियमों को लिखेंगे। सबसे पहला नियम होता है आपतन कोण I परावर्तन कोण R के सदैव बराबर होता है। आपतन कोण I परावर्तन कोण R के सदैव बराबर होता है। दूसरा नियम होता है आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर बना विलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। इसी थ्योरी को आज हम अपनी नोट्स पर लिखेंगे। नंबर 1, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। दूसरा नियम आपतित किरण
परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये रहे प्रकाश के परावर्तन की घटना तथा प्रकाश के परावर्तन के नियम। आइए अब समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और इसका फिगर किस तरीके से बनता है, ये भी आज हम दर्शाएंगे और ये घटनाएं किस प्रकार होती हैं उसको भी हम दर्शाएंगे। आइए जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह अपने मार्ग से विचलन होने की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आइए इसको अब थ्योरी के माध्यम में लिखते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलन की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं यानी वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलन की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। इसके भी निम्नलिखित दो नियम हैं। सबसे पहला नियम, नियम नंबर 1, आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। नंबर दूसरा नियम, दूसरे नियम को हम स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के अनुपात को हम नियतांक कहते हैं। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल लॉ भी कहते हैं। ये रहे प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित नियम। प्रकाश का अपवर्तन यानी कि जब आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण जब किसी एक माध्यम से यानी वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आइए समझते हैं कि दर्पण क्या होता है, यानी कि आज हम मिरर की बात करने वाले हैं। दर्पण एक ऐसी युक्ति जिसके कारण हम अपना चेहरा देख पाते हैं, या कई बाइकों के आसपास जो लाइट लगी, चारों तरफ जो लाइट लगी रहती है उस पर जो पीछे का दृश्य दिखाई देता है, ये उस पर काम में आता है। आज हम जान लेते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। दर्पण के निम्नलिखित दो प्रकार होते हैं, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। आज हम एक एक दर्पण को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। सबसे पहले उठा लेते हैं अपने समतल दर्पण को।
समतल दर्पण को आप सभी ने अपनी इस जीवन में जरूर देखा होगा। आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले निगाह जाती है कि लाओ चेहरा देखा जाए, यानी कि शीशे में अपना चेहरा देखा जाए। वो ऐसा दर्पण जो अपनी आपकी इमेज को एकदम सीधा दिखाता है और आपकी इमेज उतनी ही बड़ी बनती है इस दर्पण में जितनी उम्र के आप हो। दर्पण के पीछे उतनी ही दूर पर प्रतिबिंब बनना है जितनी दूर पर आप दर्पण के सामने खड़े होते हो। आइए इसको थ्योरी के माध्यम से लिख लेते हैं। दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है उतनी ही दूरी पर उसके पीछे प्रतिबिंब बनता है। नंबर 2, इसकी आवर्धन क्षमता +1 डायोप्टर होती है। नंबर 3 पॉइंट, जब हम दर्पण के सामने प्रतिबिंब देखते हैं तो हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब का बायां हाथ दिखाई देता है। इसे हम पार्श्व क्रम कहते हैं। ये रहे समतल दर्पण के कुछ नियम। अब आ जाते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। आ जाइए गोलीय दर्पण को जान लेते हैं। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये आप लोग देख लीजिए, ये है हमारा गोलीय दर्पण। एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। आइए जान लेते हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। आइए अवतल दर्पण को समझते हैं बहुत बेहतर और आसान तरीके से। वह दर्पण, अवतल दर्पण वह दर्पण जिसके दबे हुए सतह पर चांदी की पॉलिश तथा कलई की जाती है और प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है। क्या? वह दर्पण जिसकी दबे हुए सतह पर चांदी की पॉलिश तथा कलई की जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए सतह से होता है। प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए सतह से होता है, इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। आइए इसे थ्योरी के माध्यम में लिखते हैं। वह दर्पण जिसके दबे हुए सतह पर चांदी तथा कलई की पॉलिश की जाती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब जान लेते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। क्या होता है इसको भी बहुत बेहतर और आसान तरीके से अपन समझेंगे। सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके उभरे हुए सतह पर चांदी की पॉलिश तथा कलई की जाती है। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके उभरे हुए सतह पर चांदी की पॉलिश तथा कलई की जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन दबी हुई सतह से होता है।
उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके उभरे हुए सतह पर चांदी की पॉलिश तथा कलई की जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन दबी हुई सतह से होता है। इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए इसको भी हम थ्योरी के माध्यम में लिख लेते हैं। वह दर्पण जिसके उभरे हुए सतह पर चांदी की पॉलिश तथा कलई की जाती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये रहे हमारे दो प्रकार के दर्पण। अब हम इनकी एक एक करके परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहद तरीके से 1 या 2 नंबर में पूछ ली जाती हैं कभी कभार। आइए समझते हैं कि दर्पण की मुख्य परिभाषाएं क्या होती हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे वक्रता त्रिज्या की। आपने कुछ नाम सुना होगा। यदि किसी गोले को आधा काट दिया जाए तो भाग उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो आज हम दर्पण के बारे में वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे। वक्रता त्रिज्या हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P के बीच की जो दूरी होती है, वक्रता केंद्र C ध्रुव P के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसे ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आइए इसे परिभाषा के माध्यम से लिख सकते हैं ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में और आप बेहतर तरीके से लिख पाएं। वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P के बीच की जो दूरी होती है, बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आइए अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, फोकस दूरी। फोकस दूरी ध्रुव P तथा फोकस F, ध्रुव P तथा फोकस F की जो बीच की दूरी होती है, इसे हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव P तथा फोकस F के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अब दर्पण का द्वारक जान लेते हैं। दर्पण का द्वारक, दर्पण के द्वारक को हम M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। ये रहा दर्पण का द्वारक। ये जो M1 है ये M2 है, यानी दर्पण के परावर्तन तल के व्यास को, यानी हम दर्पण के परावर्तन तल के व्यास को हम दर्पण का द्वारक बोल सकते हैं। दर्पण के परावर्तन तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। अब जान लेते हैं कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। दर्पण का ध्रुव दर्पण के परावर्तन तल के मध्य बिंदु को, यानी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे भी परिभाषा में लिख लेते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे की जो इसके डायग्राम्स हैं, सारे के सारे डायग्राम्स अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अब तक के लिए थैंक यू।